नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात होगी सेना के खिलाफ दिए बयान पर। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। पूछा है कि आपके पास क्या सबूत है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद आपको बताएंगे मालेगांव केस को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस एसपी पर निशाना साधा और उन्हें हमेशा सनातन के खिलाफ काम करने वाला बताया। और साथ ही जानेंगे पीडीएफ पाठशाला को लेकर अखिलेश ने सोशल मीडिया पर सरकार के एक्शन पर निशाना साधा, जिसके बाद में अब बीजेपी भी इसकी काट के लिए 1.65 लाख बूथों पर जन जागरण अभियान चलाएगी। और फिर बताएंगे मिशन 2027 के लिए बीएसपी एक बूथ पर 5 यूथ अभियान शुरू करने की योजना बना रखी है। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर एक शख्स के खाते में 1,13,55,000 करोड़ रुपए आए हैं और कोटक महिंद्रा बैंक से 36 डिजिट के रकम अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। जिस शख्स के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर हुई है वो ऊंची दनपोर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 20 साल है। आप देखिए, फिलहाल जो अकाउंट है उसे फ्रीज कर दिया गया है। इतने बड़े डिजिट वाला अमाउंट आपने पहली बार देखा होगा, किसी के अकाउंट में एक्सीडेंटली चला गया है और बैंक ने आयकर विभाग को ये जानकारी दे भी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि खुद कोटक महिंद्रा समूह के पास में सार्वजनिक तौर से 206 स्टॉक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 3,25,908 करोड़ रुपए है। यानी कि बैंक की जितनी कुल संपत्ति है उससे हजारों गुना ज्यादा रकम बैंक की एक शाखा में महज एक अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। यानी कि जिस शख्स के अकाउंट में यह रकम ट्रांसफर हुई है वो खुद हैरान रह गया है। तो ग्रेटर नोएडा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, चौंकाने वाली। 20 साल के एक लड़के में अचानक से इतने डिजिट वाला अमाउंट आ जाता है। ग्रेटर नोएडा में ये शख्स रहता है। 1,13,00,000 से ज़्यादा पैसे उसके अकाउंट में अचानक से आ गए। ऊंची दनकौर का रहने वाला ये लड़का, आयकर विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन पर कब्जा कर लिया है हिंदुस्तान के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक कब्जा जमा लिया है। वहीं इसे लेकर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने जहां सवाल उठाए हैं तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति जताई। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में दलील दी। अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अदालत में सिंघवी ने कहा कि अगर वह प्रेस में छपी ये बातें नहीं कह सकते तो वह विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को फटकार लगाई है। जस्टिस दत्ता ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। आपको जो कुछ भी कहना है संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में यह क्यों कहना है? राहुल गांधी के बयान पर असहमति जताते हुए जस्टिस दत्ता ने पूछा, आप बिना सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप यह सब नहीं कहते। 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि एक पूर्व सेना अधिकारी ने उन्हें बताया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया था। बीजेपी ने पूछा है कि क्या भारत को अब एक ज्यादा जिम्मेदार
नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है। आखिर उन्होंने क्यों भारतीय सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश की? कैसे नेता प्रतिपक्ष हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। ये फौजदारी के मामले में धोखाधड़ी के लिए बेल पे बाहर है। एक और मानहानि के मुकदमे में इनको सजा हो चुकी है, जो कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई। अभी मामला लंबित है। और इससे पहले भी किस तरह से झूठ भी बोला है, गैर जिम्मेदार बयान भी दिए हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। राहुल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को राहत देते हुए निचली अदालत में मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी और सुनवाई के लिए 3 हफ्ते के बाद का वक्त तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राहुल गांधी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के नेता हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिससे सेना का मनोबल गिरे। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि कांग्रेस और एसपी के बयानों से पाकिस्तान और चीन को ही फायदा होता है, क्योंकि विपक्ष के बयान देश और सेना के खिलाफ होते हैं। नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अपने विश्वसनीयता को खो चुके हैं। उनके झूठे बयानों पर कोर्ट से उन्हें फटकार लगती रहती है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जहां पर राहुल गांधी का बचाव किया, तो वहीं पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का कहना है कि राहुल गांधी बोलने से पहले सोचते नहीं है। इस तरह के झूठे बयानों से सेना का मनोबल गिरता है। करके 2000 किलोमीटर ले गया, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, बिना मतलब का बात करता है। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के ज़मीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश का छवि का नुकसान होते हैं। आज अगर सबसे निर्भीक, निडर, साहसी आवाज मोदी सरकार के खिलाफ कुछ उठ रही है तो उसका नाम है राहुल गांधी। तो हमें गर्व है अपने नेता पे, जो भी देश हित में, जनहित में है। तो राहुल गांधी जी जो है हमेशा ही भारत के अगेंस्ट, और चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी किसी कोई जो दुश्मन देश हैं उनके पक्ष में बोलना हो, हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 381 करोड़ की 15 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर परिवारवाद से लेकर सनातन तक कई मुद्दों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस एसपी को हमेशा से सनातन से दिक्कत रही है। मालेगांव केस इसका उदाहरण है। इसमें कांग्रेस ने सनातन को निशाना बनाने की कोशिश की थी। देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 381 करोड़ की 15 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष के परिवारवाद से लेकर कई मुद्दों पर तीखे निशाने साधे। पिछली सरकारों में योजनाओं का लाभ सिर्फ परिवार तक सीमित था। पहले की सरकारें किस रूप में शोषण करती थी,
जाति के नाम पर तो बांटती थी, लेकिन योजनाओं का लाभ केवल परिवार तक सीमित करती थी। एक परिवार पूरे प्रदेश में अराजकता का कारण बनता था, जाति बदनाम होती थी। वहीं कांग्रेस एसपी को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि सनातन से कांग्रेस और एसपी को परेशानी होती है। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट में कैसे तत्कालीन कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने और उनके सहयोगी दलों ने हिंदुओं को अभियुक्त बना करके, आरोपों को घेरे में ला करके सभी हिंदू नेताओं को अभियुक्त बनाने की कुछ चेष्टा कैसे की थी, आज एटीएस के खुलासे से सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। सहारनपुर में सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकार में सहारनपुर से पलायन होते थे, आज के दौर में यहां विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में यूपी की पहचान अब देश के ग्रोथ इंजन के तौर पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और पीडीए पाठशाला पर अखिलेश यादव ने पोस्ट करके इसे और सियासी हवा दे दी। एसपी चाहती है कि मामले पर सियासत और गर्म हो जाए। जिस तरह से अखिलेश ने इस पूरे मामले की तुलना अंग्रेजी सरकार से की है, उससे लग रहा है कि एसपी इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाह रही है। दरअसल योगी सरकार ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं, उनको मर्ज करने में जुटी हुई है। तो वहीं एसपी समेत बाकी विपक्ष इस पर सियासी लाभ लेना चाहता है, जिसके काट में बीजेपी ने 1,65,000 बूथों पर जन जागरण अभियान चलाना शुरू कर दिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पीडीए पाठशाला को लेकर सियासी संग्राम मचा है। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर पोस्ट करके इसे और हवा दे दी है। एसपी चाहती है कि मामले पर सियासत और गर्म हो जाए। जिस तरह से अखिलेश ने इस पूरे मामले की तुलना अंग्रेजी सरकार से की है, उससे लग रहा है कि एसपी इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाना चाह रही है। पीडीए पाठशाला चला रही थी, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दमन की नीति अपनाती है, उसने मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी शिक्षा के लिए लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दमन के फैसले से, दमन की नीति से डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। एसपी के आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह डिरेल है। बच्चों के मन में सियासत डालना अपराध है। आने वाले वक्त में एसपी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको ये पता ही नहीं कि बच्चों का मन एकदम कोरे कागज की तरह होता है। उनके मन में इस प्रकार की बातों को भरना, जातीयता की या दलगत भावनाओं को उनके मन में, मस्तिष्क में स्थापित करना बहुत ही, मैं मानता हूं, ये दुष्कृत्य है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला के विरोध में अब बीजेपी भी उसे घेरने की तैयारी में है। बीजेपी इसके लिए 1,65,000 बूथों पर जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। अपने बच्चों को लंदन पढ़ाएंगे और इनकी कल्पना का जो पीडीए स्कूल है वो खुले में है, झोपड़ में है। तो अब अखिलेश जी, आपकी सरकार आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बच्चों के पढ़ने के लिए शानदार स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था कर रखी है। उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं है उसको पूरी किया जा रहा है। साल 2027 में विधानसभा चुनाव और उससे पहले अगले साल अप्रैल मई में पंचायत चुनाव होने हैं। इस सब के बीच सरकार ने कम छात्र संख्या वाले प्राइमरी स्कूलों के विलय का फैसला किया, तो विरोधियों ने इसे बीजेपी के विरोध का बड़ा मुद्दा बना लिया। कि अल्फाबेट के अलग मायने अगर आज एक पार्टी बता रही है तो कल दूसरी पार्टी बताएगी, परसों तीसरी पार्टी बताएगी और नई पार्टियां क्या क्या बताएंगी कोई कह नहीं सकता। इसलिए अल्फाबेट जो पाठ्यक्रम में है, जो प्रिस्क्राइब्ड है, वही पढ़ाना चाहिए। इसीलिए शायद FIR हुई है। मुझे लगता है कि इस पे राजनीति अगर करेंगे तो बैकफायर भी कर सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्कूल के मुद्दे पे बीजेपी को बैकफुट पे कर दिया है।
दरअसल जहां योगी सरकार ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए जिन स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज करने में जुटी है, वहीं एसपी समेत बाकी विपक्ष इस पर सियासी लाभ लेना चाहता है, जिसके काट में बीजेपी 1,65,000 बूथों पर जन जागरण अभियान चलाएगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षाएं कराई हैं। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को स्तर को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है उसे गांव गली तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचाएगी और विपक्ष के इस मुद्दे की काट करेगी। अब देखना यह है कि पंचायत चुनाव में इस पाठशाला की परीक्षा है और फैसला जनता जनार्दन किसके हक में करती है। सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं पाठशाला के इस मुद्दे को बनाने के लिए। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बसपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी की तर्ज पर अब बहुजन समाज पार्टी भी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेगी। बीएसपी अब यूपी में मंडल और जिला स्तर तक फोकस कर रही है और एक बूथ पर 5 यूथ अभियान शुरू करने की योजना बना रखी है। देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी का यूपी में खाता तक नहीं खुला। अब 2027 में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बीएसपी अब बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। 2012 के बाद से बीएसपी सत्ता की कुर्सी से दूर है। इसी को लेकर बीएसपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि कैडर बेस पर काम करने वाली बीएसपी के लिए अब सब कुछ बूथ ही तय करेगा। बीएसपी ने एक बूथ 5 यूथ का नारा दिया है। अब बीएसपी बूथों पे फिर से ताकत अपना झोंकने की तैयारी कर रही है, बूथों को मजबूत करेगी और सभी पार्टियों ने अब जो बीजेपी का संगठन का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, मॉडल है, उसको अपना लिया है। तो बीएसपी ने भी अब एक बूथ 5 यूथ का पुराना जो बीजेपी का नारा है उसी को उन्होंने अडॉप्ट किया है और वो अपने संगठन को नए तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी में उसकी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है। इंडिया ब्लॉक के सभी दलों के साथ एसपी भी मजबूती के साथ बीजेपी से लड़ रही है। इंडिया ब्लॉक के वो सभी साथी इस पूरी मुहिम में समाजवादी पार्टी और हम सब लोग साथ में काम कर रहे हैं और बीजेपी आरएसएस जो ये गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार। आकाश आनंद के पार्टी में एक्टिव होने के बाद बीएसपी में तेजी दिख रही है। एक बार फिर से बीएसपी इस बात को तय करने में लगी है कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने अस्तित्व को बचाना है तो बूथ पर काम करना ही होगा। बहुजन समाज पार्टी अपेक्षाकृत पिछले चुनाव में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन जिस तरह से लखनऊ मंडल से इन बूथ पर लोगों को मजबूत करने की शुरुआत हुई है, उससे लग रहा है कि 2027 के चुनाव में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर वोट के साथ साथ उन तमाम वोटरों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश करेगी, जिससे 2027 का प्रदर्शन उनका ज्यादा बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। और गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। उमर अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में जब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी दस्तखत करने का आरोप है। अब कांग्रेस का कहना है कि मुख्तार साहब चले गए, अब उनके बच्चों को भी रगड़ रहे हैं। वहीं एसपी ने जानबूझकर मुस्लिम नेताओं को टारगेट करने का आरोप लगाया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के दारुल शफा से उसे गिरफ्तार किया गया। उमर अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट में जब्त संपत्ति को छुड़ाने के लिए अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी दस्तखत करने का आरोप है। उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर डीजीपी राजीव कृष्ण का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। एक मुकदमा गाजीपुर में कायम हुआ है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने उमर अंसारी के साथ साथ उनके वकील लियाकत अली को भी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाया है। उसके विरुद्ध, उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी,
वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें आपसा अंसारी, जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध, और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है एवं उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जाए। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आहत दिखे। उन्होंने कहा कि मुख्तार साहब चले गए, अब उनके बच्चों को भी रगड़ रहे हैं। बिल्कुल, मुख्तार साहब तो चले गए, अब बच्चे हैं, उनको बच्चों को भी रगड़ रहे हैं। अब ये तो सोचना चाहिए, राजनीति के अंदर इस तरह से प्रतिशोध नहीं लिया जाता है। मुझे और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।